Hello everyone. Welcome to another video lecture of research methodology. हम लोगों ने कल रिसर्च डिज़ाइन की बात कही थी और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। रिसर्च डिज़ाइन में कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली रिसर्च डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट। हमने उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था और भी उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस किया था, राइट। उसके अलावा रिसर्च डिज़ाइन पे कल हम लोगों ने उस एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने कल फोकस किया था कि क्या होता है, क्यों ज़रूरी है रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत है और एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इतना हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उसी के आगे से, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं या कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके रिसर्च डिज़ाइन होते हैं। आज का हमारा टॉपिक ही यही रहेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें, ये जो रिसर्च डिज़ाइन है देखिए लिखा भी है जैसे कि आफ्टर द फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है रिसर्च डिज़ाइन को डिसाइड करना कि क्या आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है। उसके बाद आफ्टर द फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम द नेक्स्ट स्टेप इज रिसर्च डिज़ाइन। जैसे कि मैंने बताया, देयरफॉर एवरी रिसर्च स्टडी, जितनी भी रिसर्च स्टडी होती है आपकी, वो शो करती हैं क्योंकि वो अपने आप में एक दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं। बट देर आर सर्टन थिंग्स हर स्टडी में कॉमन होती है। वो कॉमन चीज़ क्या होती है कि हर रिसर्चर, जितने भी रिसर्चर होते हैं, वो अपने रिसर्च एक्टिविटी को अच्छा करने के लिए या रिसर्च वर्क को अच्छा करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और वही ब्लूप्रिंट आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है कि एक शख्स अपनी रिसर्च को किन किन तरीकों में या कैसे कैसे करेगा। एक उसकी रिसर्च के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, टाइम, कॉस्ट, मनी, स्केल, साइज, सोर्सेज, रेफरेंसेस वगैरह वगैरह, किन चीज़ों को वो किस तरह से इस्तेमाल करेगा, यही होता है रिसर्च डिज़ाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी रिसर्च डिज़ाइन जो कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है रिसर्चर। क्यों? ताकि अपने काम को वो अच्छे से कर सके। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो ब्लूप्रिंट कितने टाइप्स के होते हैं, वो रिसर्च डिज़ाइन जो होती है वो कितने अलग अलग टाइप से बनाई जाती है। तो सबसे पहला होता है आपका, दैट इज योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। देखो क्या लिखा है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज डिफाइंड एज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनफॉर्मल वे। यानी कहने का मतलब है आप सिर्फ डेटा जो आ रहा है उसको लेते जाओ, कलेक्ट करते जाओ। उसको आप सीक्वेंस सीक्वेंस में नहीं रख रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो, उसे कलेक्ट कर ले रहे हो। उसके बाद जब, जैसे फॉर एग्जांपल अ रेस्टोरेंट ओनर रेगुलरली विजिट करता है किसको, अदर कॉम्पिटिंग रेस्टोरेंट्स को, क्योंकि जो उसके कंपटीशन में है, ताकि वो ये जान सके कि मेन्यू क्या है, कैसा है, और उस मेन्यू के बेसिस पे वो अपने काम को पूरा कर सके। यानी कि मेन्यू सिलेक्शन की जो बात कह रहे हैं हम, उस मेन्यू सिलेक्शन की बात वो जो कर रहा है कि ऐसा दूसरे रेस्टोरेंट में क्या है जो उनके रेस्टोरेंट में नहीं है, उनके प्राइस, सर्विस, क्वालिटी, उसके बारे में जांच पड़ताल करने को ही हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। In exploratory type of research, the investigation may be conducted because a problem has not been clearly defined. कई बार जब हम इस टाइप की रिसर्च करते हैं जिसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इसलिए भी होती है क्योंकि जो समस्या है, यानी कि हम वो क्यों कर रहे हैं, वो समस्या पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती है, इसलिए भी आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन मेथड एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। जब तक हमें समस्या ही क्लियर नहीं होगी, हम उसका समाधान यानी कि सोल्यूशन कैसे पाएंगे, तो उसके लिए बेसिकली हम इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। यूजुअली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, इस क्वालिटेटिव इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिटेटिव नेचर की होती है। समटाइम्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इवन कंक्लूड दैट अ परसीव प्रॉब्लम डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। यहाँ पे जो क्वालिटेटिव शब्द बोला है इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि इसके लिए डेटा को हम प्रेजेंट या एनालाइज करें, इट्स नॉट मैंडेटरी। यानी कई बार हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन की चीज़ों को भी समस्या के रूप में पढ़ लेते हैं
कि अगर हम पॉजिटिव सोच रखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक रिसर्च है कि रिसर्च किसी भी चीज़ पे हो सकती है, अगर हम पॉजिटिव समस्या रखें तो हमारी लाइफ के 50-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे मोस्टली। तो हमने सिर्फ पॉजिटिविटी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशंस पाए, तो ये हमारी रिसर्च सही हो गई। तो क्या हुआ क्वालिटेटिव, इसके लिए हमें कोई बहुत स्टैटिस्टिकल आर सॉफ्टवेयर की, SPSS की, या हम कह सकते हैं एक्सप्लोर, हमें कुछ नया उसके लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल ऑब्जर्वेशन या सोच को ध्यान में रखते हुए भी हम कर सकते हैं चीज़ें। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. Generally, an exploratory research design helps in finding out the feasibility of the research problem, getting familiar with the various components of the study, that is generating new ideas and formulating the hypothesis. कहने का मतलब क्या है कि आप जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में काम करते हैं, इससे क्या होता है कि हम नए इनोवेटिव आइडियाज की चीज़ें कैसी होंगी, उसके साथ साथ हम हाइपोथेसिस भी फ्रेम करते हैं कि हम क्या ऐसे अजम्पशंस लें, ऐसे कौन से पॉइंट्स माने जिसको ध्यान में रखते हुए अपना शोध का कार्य कर सकें। इसीलिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइंस आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग ऑन आपका नेचर क्या है और आप किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आइडिया था किसके बारे में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के डिज़ाइन में। अब इसके भी बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, यानी ये जो हम 3 टाइप्स बात कर रहे हैं, ये 3 टाइप क्या है, ये 3 टाइप बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बता रहे हैं। दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट टाइप। बात समझ में आ रही है? ये जो टाइप्स है ये आपको इसके बारे में बेसिकली बता रहा है। ओके, ये थोड़ा सा मैंने गलत साइन चूज कर लिया, इसकी वजह से ये बन गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहली 3 चीज़ों में पहली चीज़ क्या आती है जो कि एक्सप्लोरेटरी में आप इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले लिटरेचर सर्वे। इन एनी रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज एन एसेंशियल पार्ट, जैसा कि आपको पता है। सेकेंड आपका कह सकते हैं स्टेप रिसर्च का होता है लिटरेचर सर्वे करना, और जब आप अपना रिसर्च करते हैं तो उसमें इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है आपके रिसर्च में। The literature survey is carried out at a preliminary stage of the research stage। जब preliminary का मतलब है शुरुआती दौर पे शोध के रिसर्च के किया जाता है। दो the review one understands the work that has already been done, यानी कि कई लोग जो ऑलरेडी उस पर कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, ऑलरेडी डन, उसको आप स्टडी करते हैं ताकि आप उस पर फिर से रिसर्च कर सके। तो ऑलरेडी किए हुए कार्यों को स्टडी करना फिर उस पर रिसर्च करना, उसी की बात बोल रहे हैं। Though the reviewer understands the work that has already been done and but more explored in one chosen field, यानी कि भाई रिसर्च की बात हो रही है, जो चीज़ हो चुकी है। RBI के किसी पॉलिसी पे ऑलरेडी 10 बार लोग रिसर्च कर चुके हैं, बट आप उस पर फिर से शोध करें ताकि कुछ नया मिले। The theory and techniques used in the existing literature can be used in the present analysis, or this can be modified to give better results. ये हम क्यों करते हैं रिसर्च? ताकि कुछ नया, कुछ और अच्छा, कुछ और एक्यूरेट या कुछ नया इनोवेटिव, ठीक है, हमें मिले रिजल्ट। क्या मिले? रिजल्ट मिले। इसीलिए तो ये शोध की जा रही है, नहीं तो इस शोध का कोई मतलब है? इसी रिसर्च से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिले, या जिस पे ऑलरेडी 20 लोग पहले काम कर चुके हैं, हम इस पे कुछ नया पाएं, दैट इज पॉइंट। ठीक है, द लिटरेचर आर द डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो सकती हैं, रिपोर्ट्स के फॉर्म में हो सकती हैं, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में हो सकती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में हो सकती हैं, लेटर, डायरीज और भी आर्टिकल्स कई फॉर्म में हो सकती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है वर्कर्स के लिए, पर्सन के लिए, कि उसको जिस भी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सोर्स उसके रिसर्च से ही रिलेटेड हो। आप कर रहे हो RBI पे रिसर्च और आप ताजमहल की स्टडी कर रहे हो, एक बात बता रहा हूँ, तो क्या दोनों में कोई कोरिलेशन बैठ रहा है? नहीं भाई, RBI ने ऐसा ताजमहल के लिए बहुत कुछ नहीं किया। हाँ, इन केस RBI का ताजमहल में कोई केस स्टडी के यूज हो तो,
अदरवाइज आपका आरबीआई और ताजमहल का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो आप इसकी स्टडी नहीं करोगे ताजमहल की, क्योंकि आप आरबीआई से रिलेटेड बैंकिंग एक्टिविटीज की स्टडी करोगे। फाइन, यही बात बोली जा रही है। तो और आरबीआई में भी अगर 100 पेपर हैं तो जो 10 पेपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 100 पेपर लिए और 100 में सिर्फ जो 10 पेपर आपको सही लग रहे तो आप उन 10 पेपर को स्टडी करें, बाकी 90 पेपर को हटा दें यहाँ। ठीक है। The theory and techniques of the literature must serve useful purpose in the present study, and their meaning should not have altered by the changing circumstances and with the passage of time. यहाँ पर कहने की यही बात है कि समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, तो आपको जो करंट आपका जो टॉपिक है और जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ही शोध करना है, यानी कि रिसर्च करनी है, तभी आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा। तो आपका टॉपिक क्या है, बैकग्राउंड हिस्ट्री पे आप रिसर्च कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन टॉपिक से स्टिक रहना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि एट द एंड में रिसर्च कुछ और ही हो गई, रिजल्ट कुछ और ही आ गया, टॉपिक कुछ और ही था, ये गलत हो जाएगा। इसी के लिए रिसर्च डिजाइन जरूरी है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिटरेचर सर्वे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके लिए काफी जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं एक्सपर्ट सर्वे। हाँ भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट सर्वे में क्या होता है, देखो भाई, एक्सपर्ट सर्वे और एक्सपीरियंस सर्वे मींस कंसल्टिंग द एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ स्टडी। देखो नाम से समझ में आ रहा है, आपकी फील्ड का जो मास्टर होगा, जो स्पेशलाइज्ड होगा, उससे आप कंसल्टेंट लोगे, उससे आप कहोगे कि भाई तुम इसमें एक्सपर्ट हो, चलो मुझे राय दो, यानी कि अपनी एडवाइस दो, ताकि मुझे गाइडेंस मिले, और इस गाइडेंस मिलने से मैं अपने रिसर्च के काम को और अच्छे से कर सकूं। क्या कर सकूं, रिसर्च के काम को। इससे जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुझे चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है, जो भी लग रहा है कि ये चीज़ इसकी जगह ऐसे हो सकता है, एक अच्छा ओपिनियन मिल जाता है। Therefore, there should be given some time to the problem before asking them questions about the study, so that they can give their opinion after a good thought on the problem। बिल्कुल, इसीलिए तुमने कई बार सुना होगा कि कई कोचिंग्स होती हैं, कई अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो स्टूडेंट्स के काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट का बेटर बनाने के लिए उन्हीं के किसी पास आउट स्टूडेंट को बुलाते हैं, जो कि IAS PCS बन गया होता है, या जो बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट बन गया होता है, या जिसने बहुत अच्छा कोई हासिल किया होता है। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड में काम करके एक्सपर्ट हो गया, और फिर वो लोगों को, बच्चों को बताता है, अगर आप मेरी तरह लॉ कर रहे हो और ये करोगे तो आप होगा। तो उससे कई सारे जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको गाइडेंस मिलता है, और उनको वो गाइडेंस मिलता है, उससे स्टूडेंट्स की ग्रोथ होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। Next example survey. In case of a new type of a study, sometimes neither much literature nor expert की advice available होती है। यानी कि जब आपके पास लिटरेचर सर्वे से भी काम नहीं चल रहा है, एक्सपर्ट वाली बात से भी आप सेटिस्फाइड नहीं, तो कई बार एग्जाम्पल सर्वे काम आ जाता है। उदाहरण लेना, ध्यान रखना, एग्जाम्पल लेना अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है। अगर आप प्रॉपर एग्जाम्पल से कई बार चीज समझ जाए तो अच्छा है। तुम्हें पता है फिल्में, यानी कि जो मूवीज होती हैं आजकल, जो ये वेब सीरीज हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सब क्यों चलते हैं, टीवी शोज, वाई दे आर लोकप्रिय। वो लोकप्रिय क्यों है, वो लोकप्रिय इसीलिए है क्योंकि, वो इसीलिए लोकप्रिय है क्योंकि आपका ये सब चीजें जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और इसी की वजह से, तो बेसिकली जो मैंने बात कही इसमें कि जो आपकी ये जो चीज़ें होती हैं वो उसका रीज़न यही है। मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, टीवी शोज़ हो गए, इन सब का बेसिकली यही उद्देश्य होता है। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं सोसाइटी की, कि भाई सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो दिस थिंग समटाइम्स एग्जाम्पल्स प्रूव्स टू बी वेरी गुड थिंग। वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं, जो कि बात आपको नहीं समझ में आई होती है। जैसे कि अभी मैंने क्या कहते हैं, एक शो देखा था। मैं पर्सनल एग्जांपल से बहुत यकीन रखता हूँ। ठीक है, और आई होप कई स्टूडेंट्स ने शायद देख भी लिया होगा मेरी तरह।
बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस शो का नाम है टीवीएफ। टीवीएफ की तो शोज बहुत अच्छे होते हैं, मतलब दे आर द माइंड ब्लोइंग शोज, बहुत ही रियल एंड बहुत ही हार्ट टची होते हैं। टीवीएफ का एक शो आया है एस्पिरेंट्स, शायद कई लोगों ने देखा भी होगा, और अभी कई लोग देखना, अगर नहीं देखा हो तो अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। तो टीवीएफ के एस्पिरेंट्स किसके लिए बना हुआ है? ये बना है जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना हुआ है। बेसिकली इसको यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो आपके हैं आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, बेसिकली आईएएस की स्टोरी पे फोकस किया कि स्टूडेंट आईएएस के लिए क्या क्या करते हैं, क्या लाइफ है। और 5 एपिसोड से हार्डली बट ऑसम, एक स्टूडेंट आईएएस बन के कैसे रहता है, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, क्या आपको प्रोज एंड कॉन सीखने को मिलते हैं, आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आते हैं। तो अभी मैंने देखा इसको, कल परसों में देखा था, मैंने कंप्लीट किया, बहुत ही अच्छा था। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें आपको यही बताती हैं कि भाई ये बहुत ही इंस्पायर करती हैं। और अगर आपको कोई सिचुएशन समझनी हो तो आप कई बार इन सब चीज़ों से अपने आप को कोरिलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और कोरिलेट कर लेते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, राइट। तो ये सब तरीके होते हैं, मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, टीवी शोज़ हो गए, इन सबको देखने से, इन सब के एग्जाम्पल लेने से भी कई बार आपको चीज़ें ऐसे समझ में आती हैं जो आपको नॉर्मली समझ में नहीं आती, राइट। तो ये बात यहाँ पे की गई। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप चीज़ों को लेके समझ के आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का समाधान पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन वो होता है जिसमें हम वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं कि हमें क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। हु, व्हाट, व्हाई, ये क्वेश्चंस जो होते हैं, सवाल जो होते हैं आपके, क्या, कौन, कैसे, कब, ये सारे क्वेश्चंस का इसमें जवाब मिलता है। हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, उसके लिए हमें क्या सोर्सेज चाहिए, क्या रेफरेंसेस चाहिए, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या स्टैटिस्टिकल टूल लगेंगे, कितनी पॉपुलेशन होगी, हाइपोथेसिस कैसी होगी, सैंपल कैसा होगा, ठीक है ना, पॉपुलेशन कैसी होगी, सोर्सेस क्या होंगे, रेफरेंसेस क्या होंगे जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, टॉपिक कहीं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, डेटा का किस तरह से हम यूज़ करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, एनालिसिस ठीक से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बेसिकली ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जो कि आपको रिसर्च डिज़ाइन बनाने में आते हैं। तो ये दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन है, ये आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान देता है। क्या, कब, कैसे, कहाँ करना, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता है कि कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको किसी की स्टडी करनी है, एक एक चीज़, यानी कि जो कुछ बेसिक सवाल होते हैं हर रिसर्च से रिलेटेड, उसका आपको जवाब मिल जाता है। हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन देगा कौन? डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। फाइन, ओके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट और लास्ट रिसर्च डिज़ाइन पे, दैट इज कॉल्ड कॉशल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ये तीसरा और आखिरी टाइप का रिसर्च का डिज़ाइन होता है। और ये क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखो इसमें बोला गया है कौशल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली वो होता है जो हाइपोथेसिस, जो आप अजम्पशंस बनाते हैं, आपके अजम्पशन आपकी शोध के लिए कितने सही हैं, उसको टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। ये रिसर्च डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि आप देखें कि प्रॉब्लम जो आ रही है एग्जैक्टली किन कारणों से आ रही है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं, ठीक। और कॉज एंड इफेक्ट को आइसोलेट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप एक फैक्टर में चेंज करें, 2 फैक्टर्स होते हैं, अगर आप एक में चेंज करते हैं तो उससे दूसरे पे क्या चेंज यानी कि असर देखने को मिलता है, ठीक है। ताकि आप मॉनिटर कर सकेंगे, जान सकेंगे कारण क्या है, कहाँ पर समस्या आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके ठीक किया जाए, ठीक है। ताकि आप वेरिएबल समझें, कॉम्प्लेक्स और कितना भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपका पैसा खर्च हो रहा हो, आपका समय खर्च हो रहा हो, लेकिन आप समस्या को समझें और उस समस्या का समाधान करें। इसके लिए कुछ पॉपुलर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैं, जैसे कम्प्लीटली रैंडम डिज़ाइन है, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन है, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है, फैक्टोरियल डिज़ाइन है,
तो ये बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट है डिजाइन इसके अंडर में आते हैं, कॉजल हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के, जिसके बेसिस पे कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है उसका हम सोल्यूशन पा सकें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने रिसर्च डिजाइन पे इतना कुछ पढ़ा, बेसिकली तीनों टाइप्स पढ़े रिसर्च डिजाइन के, और उसके अंदर भी सब पार्ट्स पढ़े। आई होप आपको वीडियो लेक्चर से काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और फिर से कह रहा हूँ सब बच्चे अपना जो होमवर्क है वो सिर्फ ईआरपी पे अपलोड करें। ठीक है, पर्सनल व्हाट्सएप ना करें। ठीक है, चले भाई, ये समय भी जल्दी कट जाएगा, पॉजिटिव सोच बना के सब रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।